वेलकम टू ड्रॉन स्टडी लाइव ट्यूटोरिंग क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो हम लोग आज के क्लास में देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन के रूप में भी बिहेव करेगा। कोई अगर आपसे पूछेगा कि केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है तो आप 5 बताओगे। पहला आएगा आपका इवोल्यूशन ऑफ गैस, सेकेंड आएगा चेंज इन टेम्परेचर, थर्ड आएगा चेंज इन कलर, फोर्थ आएगा फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट और फिफ्थ आएगा चेंज इन फिजिकल स्टेट। ठीक है, यानी ये आपका कंप्लीट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है। हम लोग क्या देखेंगे कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है इसमें प्रत्येक टॉपिक वाइज सारा का सारा रिएक्शन को हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना टॉपिक। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख रहे थे अपना पहला टॉपिक जिसका नाम था देखिए टॉपिक है हमारा इवोल्यूशन ऑफ गैस। यहाँ से नोट्स पे लिखना शुरू करेंगे, पहले समझ लीजिए। इवोल्यूशन ऑफ गैस में सबसे पहले हम लोग लेते हैं फर्स्ट टॉपिक। ये एक ट्रेंड है, जैसे ये वाला जो लिखे है ना सच मेटल, ये आपका एक ट्रेंड हो जाएगा। ये ट्रेंड वाइज होता है और ये अगर याद रखिएगा तो आपको रिएक्शन फिर रटने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे ये वाला जो हम लिखे हैं आपको सच ए मेटल करके, तो ये आपका एक ट्रेंड है। ठीक है, इसको आपको याद कर लेना होगा। तो जैसे इसको समझिए ये है क्या। जैसे सच ए मेटल, मेटल के रूप में कुछ भी हो सकता है, लेकिन जनरली हम लोग यही 3 पे बात कर रहे हैं। सच ए मेटल, मैग्नीशियम हो, जिंक हो, आयरन हो। हालांकि इन दोनों का वैलेंसी +2 होता है। पीछे क्लास में हम लोग बेसिक रेडिकल और एसिडिक रेडिकल के बारे में बात किए थे, अगर वो याद है तो बहुत बेहतर बात है। सच मेटल जैसे मैग्नीशियम हो, जैसे जिंक हो, जैसे आयरन हो, अगर ये सब जो मेटल है रिएक्ट करता है डाइल्यूट HCl। ये डाइल्यूट HCl का मतलब क्या है कि HCl जो होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा, वो थोड़ा सा लिक्विड के फॉर्म में होगा, यानी उसमें कुछ वाटर का मात्रा डाल दिया जाएगा ताकि वो एसिड जो है पतला हो जाए, आयोनाइजेबल हो जाए। ठीक है, तो जो भी चीज में डाइल्यूट लगा रहता है इसका मतलब उसमें सॉल्यूशन में वाटर का मात्रा कुछ हम लोग अलग से डाल देते हैं। तो डाइल्यूट HCl या फिर डाइल्यूट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म मेटालिक साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। यानी जब हम लोग मेटल मैग्नीशियम जिंक आयरन या कोई भी मेटल का रिएक्ट करवाते हैं या तो डाइल्यूट HCl के साथ या तो डाइल्यूट H2SO4 के साथ। डाइल्यूट H2SO4 का मतलब कि एसिड में पानी डालने से वो ज्यादातर क्या हो जाएगा, रिएक्ट आसानी से करेगा, आयोनाइजेबल होगा। कहने का मतलब कि रिएक्शन को ही प्रोसीड करने के लिए हम लोग इसको डाइल्यूट कर रहे हैं, जैसे पतला। ठीक है, एसिड को पतला करने के लिए हम लोग पानी मिला रहे हैं, तो वो क्या बनेगा, मेटालिक साल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस। मेटालिक साल्ट, साल्ट पहचानने का तरीका क्या होता है, लास्ट में आइड होगा या लास्ट में एट होगा। यानी जिस कंपाउंड के लास्ट में क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फोस्फेट, नाइट्रेट, क्लोरेट, सल्फेट, कार्बोनेट, लास्ट में एट या आइड आता है तो हम लोग उसको साल्ट पहचानते हैं। चलिए हम लोग इसको रिएक्शन वाइज देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट क्या है, Mg+HCl, इसमें से कोई एक मेटल ले लेंगे। ठीक है, ये तीनों को हम लोग HCl पे देखेंगे, फिर इन तीनों को H2SO4 पे देखेंगे। तो मैग्नीशियम मेटल हो गया, रिएक्ट किया है किसके साथ, HCl के साथ। और HCl का कौन सा फॉर्म, डाइल्यूट, तो ब्रैकेट में डाइल्यूट लिख दीजिएगा। इन दी प्रेजेंस ऑफ, कैटलिस्ट में हीट दे सकता है, जनरली ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक ही होता है, हीट होता ही है इसमें। तो जैसे जब रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे समझिए HCl जो है वो डाइल्यूट है, यानी ये आयोनाइजेबल होगा, ये टूटेगा। यहाँ पे देखिए रफ में हम लिखे भी है उसको कि HCl का मतलब क्या यहाँ पे हो गया कि ये टूटेगा H और Cl में, यानी H के ऊपर +1 और Cl के ऊपर -1। और आपको पता है कि यहाँ पे Mg के ऊपर +2 होता है, तो ये प्लस वाला जो पार्ट है वो अट्रैक्ट करेगा किसको, माइनस वाले पार्ट को, यानी Mg अट्रैक्ट करेगा Cl को।
तो रफ में यहाँ पे बना लीजिए, Mg का वैलेंसी 2, Cl का वैलेंसी 1, तो बन गया MgCl2। क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे होता है ना, तो 1 का कोई वैल्यू लिखाता नहीं है, तो ये हो जाएगा MgCl2। और फिर ये बच गया H। H बचे चाहे H2 बचे चाहे H3 बचे, हम लोग यहाँ पे H2 ही लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का स्टेबल फॉर्म H2 होता है, ऑक्सीजन का स्टेबल फॉर्म O2 होता है, N2 का स्टेबल फॉर्म N2 होता है, Na का स्टेबल फॉर्म Na होता है, ठीक है। Cl का स्टेबल स्टेबल फॉर्म Cl2 होता है। तो इसी प्रकार से ये बाकी सब आपका रिएक्शन है। Zn का भी उसी तरीके से कर लीजिए, Fe का भी कर लीजिए। MgH2SO4, एक सल्फ्यूरिक एसिड पे देख लीजिए। जैसे अगर MgH2SO4 अगर रहेगा, ये H2SO4, तो H2SO4 को अगर तोड़िएगा यहाँ पे देखिए, अगर H2SO4 को तोड़िएगा आप लोग, तो एक H के ऊपर एक प्लस, तो जितना भी नंबर होता है, जैसे 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, यहाँ पे वो पहले आ जाता है। तो एक H के ऊपर एक ही प्लस होता है, एक H के ऊपर दो प्लस नहीं हो सकता है। एक H के ऊपर एक प्लस, तो ऐसा ऐसा H है कितना? 2 है, तो हम लोग इसको पहले लगा देंगे 2, यानी एक H के ऊपर एक प्लस, तो 2 H के ऊपर 2 प्लस। और सबको पता है कि SO4 के ऊपर कितना चार्ज होता है? -2। एसिडिक बेसिक रेडिकल में मैंने लिखवा रखा है, तो ये हो जाएगा आपका -2। तो ये टूट गया H प्लस और SO4 माइनस माइनस में, यानी यहाँ पे 2 हो, 3 हो, 4 हो, इससे हमको मतलब नहीं है। ये बस बैलेंस करने के लिए यहाँ पे दिखाएं कि 2, एक H के ऊपर एक प्लस, तो 2 H के ऊपर 2 प्लस और ये 2 माइनस। अब जिंक का तो वैलेंसी सबको पता है, ये Mg का वैलेंसी सबको पता है, 2 होता है। तो जैसे हम लोग ये वाला जब रिएक्शन देख रहे हैं, तो जिंक रिएक्ट करेगा किसको? सल्फेट को। तो यहाँ पे जिंक और सल्फेट को लिख दो। जिंक का वैलेंसी 2, सल्फेट का भी वैलेंसी 2, 2 से 2 कट गया, तो क्या बच गया? ZnSO4 बच गया। तो यहाँ पे लिखेंगे ZnSO4। अब यहाँ पे H2 हो, H3 हो, H4 हो, उससे हमको क्या मतलब? Zn जब रिएक्ट करेगा SO4 को, तो बच गया H वाला पार्ट ना। तो जब H वाला पार्ट बचेगा, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? H2 लिखेंगे। और सब ये H2 में हमने एरो दे रखा है। इस एरो का मतलब होता है इवोल्यूशन ऑफ गैस। जहां जहां मैंने ये एरो दे रखा, इसका मतलब क्या होता है? इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो ये आपका फर्स्ट ट्रेंड है, ठीक है। केमिस्ट्री में प्लस का मतलब, इस रिएक्शन का मतलब समझिएगा। जैसे केमिस्ट्री में इस प्लस का मतलब होता है कि डॉक्टर कभी भी देखिएगा तो क्या होता है? खड़ा होता है, और मरीज कभी भी देखिएगा तो क्या होता है? पड़ा होता है, ठीक है। तो ये प्लस का साइन है, इसका मतलब कि ये अगला ये वाले और ये वाले सबस्टांस को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। यानी ये आपका रिएक्ट करने का काम करता है। इसको हम लोग लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। लैंग्वेज का मतलब क्या? कि जैसे लिख सकते हैं कि व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लैंग्वेज में कैसे लिख सकते हैं बाबू? व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड in the presence of heat to form magnesium chloride and released चाहे evolved या formation of hydrogen gas। फिर लैंग्वेज लिख के फिर ये लिख लीजिए, बहुत इजी है। इसको अगर लिखना है तो लिख सकते हैं कि when magnesium react with dilute sulfuric acid in the presence of heat, चाहे when magnesium react with dilute sulfuric acid to form magnesium sulfate and evolve hydrogen gas, ठीक है। तो ये फर्स्ट ट्रेंड है। फर्स्ट ट्रेंड आपका क्या बना? फर्स्ट ट्रेंड ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट ट्रेंड आपका यही बना कि अगर कुछ मेटल, जैसे मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, सोडियम, जो भी हो, अगर मेटल रिएक्ट करता है डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट HCl का मतलब क्या है? कि HCl को तोड़ने का काम करेगा। डाइल्यूट का मतलब कि कोई भी आपका सॉल्यूशन हो, कोई भी कंपाउंड हो, अगर वो डाइल्यूट होता है, इसका मतलब उसमें वाटर का पार्टिकल ऐड कर रहे हैं, ताकि वो आयोनाइजेबल हो, आयन के रूप में टूट जाए। तो जब कोई भी मेटल मैग्नीशियम, जिंक, आयरन रिएक्ट करता है डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 के साथ, तो ये फॉर्म क्या करेगा? मेटालिक साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस का ये फॉर्मेशन आपको करेगा, ठीक है। तो ये आपको फर्स्ट टॉपिक में लिख के ये रिएक्शन को लिख लेना है। ये आपका रॉ पार्ट है, ये वाला, ये बस समझने के लिए बताया। चलिए इसको जल्दी से उतार लीजिए फेयर की कॉपी में। और रिएक्शन कभी भी प्रोसीड करवाएंगे तो एक ही लाइन में, ये रिएक्शन हो गया, इसको एक ही लाइन में आप लोग प्रोसीड करवाएंगे, ठीक है। चलिए इसको लिखिए जल्दी से।
टॉपिक रहेगा इवोल्यूशन ऑफ गैस। मैं कहाँ से आप लोग काम मत कीजिए, यहाँ से लिखिएगा नहीं, समझना होगा तो लिख सकते हैं। ये आपका रफ, इसको जल्दी से लिखा जाए। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस में ट्रेंड एक पढ़े, ये ट्रेंड याद रखिएगा। तो एक ट्रेंड से हम लोग कितना रिएक्शन देख लिए, छः, छः नहीं बहुत सारा हो सकता है। हमने बस तीन ही मेटल लिया, अगर और भी कोई मेटल लेंगे तो और भी रिएक्शन बन सकता है, लेकिन रिएक्शन का प्रॉपर्टीज के अनुसार बात करेंगे। वेट कीजिए, हो गया तो बाकी लोग इसको लिखेंगे जल्दी से। अगर रफ में लोग लिख रहे हैं तो फेयर के कॉपी में आप लोग पहले इसको लैंग्वेज के रूप में लिखिएगा। जैसे व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, चैप इन द प्रेजेंस छोड़ दीजिएगा, टू फॉर्म मैग्नीशियम क्लोराइड एंड रिलीज्ड हाइड्रोजन गैस, फिर ये रिएक्शन, फिर लैंग्वेज, फिर रिएक्शन, लैंग्वेज, रिएक्शन। ऐसे आपका लैंग्वेज काफी सुधर जाएगा। अगर हो जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख देंगे, ताकि हमको पता चल जाए कि नहीं आप लोग का हो गया, फिर हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे। थोड़ा जल्दी करेंगे। ओके, निकिता का, अपेक्षा का, सेतु का, दीपक का हो गया। बाकी लोग, प्रीति का हो गया, प्रांजल आपका, सालू आपका। अगर किसी को दिक्कत है तो कॉन्वर्सेशन में या प्राइवेट मैसेज कर सकते हैं। हिमांशु का हो गया। अभी भी दो लोग का नहीं आया, सालू का नहीं आया, प्रांजल का नहीं आया। आगे किया जाए। ये दो लोग का हो गया। प्रांजल, सालू आप लोग का हो गया क्या? चलिए, प्रांजल का हो गया। सालू, रिप्लाई फास्ट। चलिए, हम लोग एक ट्रेंड देखे थे, हम लोग एक ट्रेंड देखे थे, उस ट्रेंड पे लगभग छह रिएक्शन आया था।
ठीक है, 6 से मतलब और बढ़ भी सकता है अगर मेटल चेंज करे तो आप लोग को ट्रेंड ही में याद रखना है। और ये ऊपर एरो का मतलब गैस उड़ गया, और नीचे रहेगा तो मतलब गैस अवशोषित हो गया, रह गया, यानी फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। देखिए इसको, अब सेकेंड ट्रेंड क्या है, थोड़ा सेकेंड ट्रेंड को समझिएगा। हो गया सबका? चलिए आगे करते हैं। सेकेंड ट्रेंड क्या है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा पहले, तब उसके बाद लिखने को कहा जाएगा तो आप लोग लिखेंगे। सेकेंड ट्रेंड है कि सबसे पहले आपको लेना है क्या, मेटल का कार्बोनेट। सबसे पहले आप यहां से देखिएगा, मेटल का कार्बोनेट लेना है। तो मेटल का कार्बोनेट का मतलब क्या, एम का मतलब यहाँ पे मेटल बताया है, और मेटल के रूप में यहाँ पे जैसे हम लोग अभी सब रिएक्शन में Mg जिंक आयरन को ही लेके चलेंगे, वैलेंसी +2 है। आप लोग और भी कोई ले सकते हैं प्रॉपर्टीज के बेस्ड पे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले एम के रूप में Mg Zn Fe से एक्सेट्रा और बाकी सब हो सकता है। कार्बोनेट, बार बार इस चीज को हम लोग ध्यान देंगे, एसिडिक बेसिक रेडिकल कार्बोनेट सब कोई जानता है। कार्बोनेट CO3 एसिडिक रेडिकल है, वैलेंसी 2 होता है। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट को साथ लेना है, मेटल कार्बोनेट को साथ लेना है। मेटल के रूप में ले लिए मैग्नीशियम, रफ में अभी बात चल रहा है। कार्बोनेट के रूप में ले लिए CO3, तो Mg का भी वैलेंसी 2 होगा, कार्बोनेट का भी वैलेंसी 2, तो दोनों सेम है तो कट जाएगा। तो ये क्या हो गया, MgCO3, यानी मेटल का कार्बोनेट बन गया मैग्नीशियम कार्बोनेट। पहले रफ में बना लेंगे, कोई भी एक मेटल लेंगे, CO3 को कंबाइन करेंगे, वैलेंसी वाइज चेक करके एक्सचेंज वैलेंसी, मेटल का कार्बोनेट हो गया जिसका नाम है कार्बोनेट। रिएक्ट किए हैं डाइल्यूट HCl के साथ। बार बार एक ही चीज को फिर से दोहराया जा रहा है कि डाइल्यूट क्यों है, क्योंकि वो आयोनाइजेबल होगा, और इस एसिड में वाटर का मॉलिक्यूल जितना ज्यादा जाएगा वो उतना ही ज्यादा पतला होते जाएगा, और उतना ही ज्यादा वो आयन का फॉर्मेशन करेगा। तो HCl फिर यहाँ पे टूटेगा तो H के ऊपर माइनस, और यहाँ पे MgCO3 था, तो ये भी टूट गया, ये भी टूट गया। HCl टूटा, H के ऊपर प्लस, Cl के ऊपर माइनस, MgCO3 टूटा, Mg के ऊपर 2 प्लस CO3 के ऊपर 2 माइनस, यानी इसका वैलेंसी 2, इसका भी 2, इसका 1, इसका 1। यानी ये MgCO3 के साथ पहले खुश था, ये HCl के साथ पहले खुश था, लेकिन कुछ समय के बाद दोस्ती में दरार आ गया, जिसके कारण Mg बोला कि मैं CO3 का साथ छोड़कर अब किसके साथ मिलने जा रहा हूँ, Cl के साथ। तो जब Mg Cl के साथ मिलेगा तो यहाँ पे साइड में पहले चेक कर लेंगे, MgCl, Mg का वैलेंसी 2, Cl का 1, तो क्या बन जाएगी Cl2, और ये क्या बन गया H और CO3। यहाँ पे H2 हो 3 हो 4 हो, नंबर से कुछ मतलब नहीं है, बस एलिमेंट देखना है, एक हो गया H, एक हो गया CO3, तो साइड में इसको भी चेक कर लेंगे, HCO3, H का वैलेंसी 1, CO3 का वैलेंसी 2, तो ये हो जाएगा H के ऊपर 2 और CO3 के ऊपर 1, तो ये हो गया H2CO3। तो क्या क्या बन गया, पहले ये वाला पार्ट लिख लेंगे, तो MgCl2 प्लस H2CO3, तो ये आपका मेटालिक साल्ट हो गया ना, लास्ट में क्लोराइड हो गया। और H2CO3 में हमको गैस नहीं दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग इस कदर तोड़ सकते हैं क्या कि H2CO3 है तो CO3O3 है तो O मॉलिक्यूल एक H2 को दे दो, तो ये H2O बन जाएगा। तो जब O मॉलिक्यूल एक इसको दिया H2 को, तो H2O बन गया, तो इसमें से एक कम हो गया O, तो ये क्या बन गया CO2। तो क्या CO2 एक प्रकार का गैस है, यानी कह सकते हैं यहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ, किसके फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में। उसी प्रकार से 1 2 3 4 5 6 रिएक्शन है, आगे भी रिएक्शन आप लोग कर सकते हैं। तो जितना हम रिएक्शन बता रहे हैं उससे एक्स्ट्रा रिएक्शन आप लोग घर पे ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा, और बेहतर समझ में आएगा। और ट्रेंड याद रखेंगे, ट्रेंड क्या यहाँ पे बना, हाँ हिमांशु का क्वेश्चन है मॉलिक्यूल क्यों देगा सर। जैसे देखिए आपने टॉपिक पढ़ रखा इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब गैस निकलना चाहिए। तो जैसे H2CO3 है, तो इसको हम लोग देखिए कोई भी कंपाउंड बनता है स्टेबिलिटी के लिए, तो चाहे हम H2CO3 लिखें चाहे H2O प्लस CO2 लिखें, क्या दिक्कत है, क्योंकि दोनों तो आपका कंपाउंड ही है, दोनों स्टेबल है,
और ऐसे करने से मेरा एक बढ़िया सा बात निकल जा रहा है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो जब CO3 है, इसमें से एक ऑक्सीजन, क्योंकि अगर CO3 रहेगा तो ये कंपाउंड नहीं बन पाएगा, लेकिन अगर ये एक ऑक्सीजन कम करके अपने बगल वाले साथी को दे देता है तो ये भी स्टेबल हो जाएगा। CO2 स्टेबल हो गया और एक ऑक्सीजन इसको देगा तो H2 स्टेबल, और मॉलिक्यूल स्टेबल के फॉर्म में होता है, इसलिए इसको देगा। हिमांशु क्लियर है? ओके। तो ये आपका बात हो गया। तो इसी प्रकार से HCl पे लेंगे, फिर H2SO4 पे लेंगे। आगे भी आप लोग रिएक्शन लिख सकते हैं। तो ट्रेंड क्या बना, ट्रेंड समझिएगा कि जब कोई भी मेटल का कार्बोनेट, चाहे सोडियम मैग्नीशियम अल्मीनियम कुछ भी ले सकते हैं, अगर कोई भी मेटल का कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4, तो वो मेटालिक साल्ट बनाएगा, वाटर बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड इवोल्यूशन ऑफ गैस का फॉर्मेशन करेगा। तो लैंग्वेज के रूप में क्या लिख सकते हैं कि व्हेन मैग्नीशियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ हीट टू फॉर्म मैग्नीशियम क्लोराइड, वाटर एंड रिलीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये आप लोग घर पे लिखेंगे। अभी ये पूरा 3 और 3 6 रिएक्शन, ठीक है। एक इसको देख लेंगे आप लोग, सल्फ्यूरिक एसिड भी बता देते हैं। जैसे MgCO3 है, मैग्नीशियम कार्बोनेट, तो ये तो मैग्नीशियम कार्बोनेट कैसे बना, एक मेटल ले लेंगे, कार्बोनेट वैलेंसी वाइज चेक कर लेंगे। यहाँ पे आपका H2SO4 है। तो हम क्या बताए थे कि एक जो भी नंबर आता है, जैसे SO4 के ऊपर 3 हो, 4 हो, 5 हो, नंबर पहले लग जाता है। और इस पहले वाला का एक स्पेशल नाम होता है जिसको बोलते हैं स्टाइयोचियोमेट्रिक कॉफिशिएंट। स्टाइयोचियोमेट्रिक कॉफिशिएंट, या ऐसे बोल सकते हैं कि जो नंबर होता है उतना मोल। जैसे अभी इससे पहले इसको छुपा दिए, जैसे Mg के पहले कुछ नहीं है तो हम लोग बोलेंगे 1 मोल ऑफ Mg है। अब यहाँ पे H आयन के पहले क्या है, 2, तो इसको बोलेंगे 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन। यानी इसको हम लोग स्टाइयोचियोमेट्रिक कॉफिशिएंट भी बोल सकते हैं, या इसको नंबर ऑफ मोल भी बोल सकते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे लिमिटिंग रिएजेंट, जहां पे देखना होगा। तो H2SO4 को अगर ब्रेक डाउन करते हैं तो एक H के ऊपर एक प्लस, तो ऐसा ऐसा H है कितना, 2, तो इसको पल लिखेंगे। एक H के ऊपर 2 प्लस नहीं हो सकता, एक ही प्लस होगा। तो एक H के ऊपर एक प्लस, तो 2 H के ऊपर 2 प्लस हो गया, और SO4 के ऊपर, और ये तो आपका टूट ही गया MgCO3। तो Mg अट्रैक्ट SO4 को, तो जब MgSO4 को करेगा तो Mg का ही वैलेंसी 2, SO4 का ही वैलेंसी 2, 2 2 कट गया, क्या हो गया MgSO4। फिर वही बात, H और CO3 नंबर का तो हम लोग बात नहीं करेंगे यहाँ पे, तो इसको हम लोग क्या लेके चलेंगे, H ही लेके चलेंगे ना। तो H और CO3 के चलते कंपाउंड क्या बनेगा, H2CO3। तो H2CO3 को फिर लिख सकते हैं H2O प्लस CO2 को गैस इवॉल्व। यानी जब इस प्रकार का अगर रिएक्शन लिखना होगा, अगर ऐसा रिएक्शन होगा, तो आप समझ जाइए कि ये मेटल का कार्बोनेट है, ये मेटल का कार्बोनेट है, और ये आपका एसिड है, ठीक है। तो ये आपको गैस का फॉर्मेशन करेगा। तो गैस का फॉर्मेशन इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं। चलिए, तो इसको जल्दी से उतारा जाए। इसको फटाक से पहले उतारिए। अगर किसी को दिक्कत है तो वो फिर चैट सेक्शन में लिख सकता है।
जल्दी जल्दी लिखेंगे। घर पे ये सब रिएक्शन को ट्राई करेंगे और भी कोई चीज को लेके अगर दिक्कत होगा तो कांटेक्ट में रहेंगे, समझा दिया जाएगा। हो गया, जल्दी करेंगे। अपेक्षा, दीपक, हिमांशु हो गया। अच्छी बात है। हो गया, थोड़ा उसको ध्यान से समझिए, बाकी लोग लिखिए जल्दी से। चलिए, सेतु का भी हो गया। प्रांजल का भी हो गया। अभी हम लोग वही ट्रेंड पढ़ रहे हैं, ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ गैस का सेकंड ट्रेंड। कोई भी आपको रिएक्शन बहुत ज्यादा आपको मिल जाएगा, बस ट्रेंड याद रखिएगा, समझते हुए चलिएगा। अभी कुछ लोग का रिप्लाई नहीं आया। प्रीति का हो गया। निकिता आपका। जल्दी करेंगे। हाँ, सेतु का ये क्वेश्चन है। अगर रिएक्शन लिखना होगा तो रिएक्शन आपका ये एक ही लाइन में होगा। तो मेन तो आपका रिएक्शन यही है ना। अब इसको हम लोग तोड़ के बताए हैं ना, तो उसको हम लोग ऐसे लिख दिए। चाहे आप लोग या तो इसको लिखिए, अगर दोनों लिख रहे हैं तो कोई बात नहीं, अगर इसको भी लिखिएगा तो सही है, चाहे इसके बदले अगर इसको लिखिएगा तो और बढ़िया बात है। हम समझाने के लिए दोनों लिख दिए। कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों चलेगा। अब जैसे ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ZnCO3 + HCl डाइल्यूट बड़ा सा एरो दे दिए दो बीता का, और नीचे लिख रहे हैं ZnCl2, तो ये गलत है, ठीक है। रिएक्शन प्रोसीड ही होता है। चलिए आगे किया जाए। यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं। ओके। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अभी हम लोग इवोल्यूशन ऑफ गैस में ही बढ़ेंगे आगे। एक और तीसरा इंपॉर्टेंट ट्रेंड, मतलब ये एग्जाम्पल ही है, समझिएगा इसको, कि पोटासियम क्लोरेट। सुनिए, अगर किसी चीज को, एक कंपाउंड को, ये आपका पोटासियम क्लोरेट एक कंपाउंड हो गया, अगर कंपाउंड को वो हीट कर रहा है मतलब वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो यहां पे आप समझिएगा कि ये जो आपका पोटासियम क्लोरेट है, ये आपका एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये वाला पोटासियम क्लोरेट। इसको हम लोग हीट कर रहे हैं। तो जब हम लोग पोटासियम क्लोरेट को हीट करेंगे तो सबको पता है कि पोटासियम का मतलब के होता है, ठीक है। और क्लोरेट का पता है ना, ClO।
और क्या होता है 3। तो ये हो गया आपका क्लोरेट का पोटासियम क्लोरेट, इसका भी वैलेंसी 1 और इसका भी वैलेंसी क्या होता है 1। तो जब सॉल्व कीजिएगा इसको क्रॉस, तो KClO3, तो ये आपका क्या हो गया पोटासियम क्लोरेट। तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो जब हम लोग पोटासियम क्लोरेट को हीट करते हैं, जब हम लोग पोटासियम क्लोरेट को यहाँ पे हीट करेंगे तो क्या देख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। जब पोटासियम क्लोरेट को हम लोग हीट कर रहे हैं, पोटासियम क्लोरेट का मिक्सचर है उसको हम लोग हीट कर रहे हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ MnO2। हर रिएक्शन में कैटलिस्ट का अहम भूमिका होता है। अगर कैटलिस्ट दिया है तो लिखिए, नहीं तो फिर अगर जो दिया गया उसको रट्टा मारिए। कैटलिस्ट याद करना पड़ता है। MnO2 का नाम बहुत लोगों को नहीं पता होगा। MnO2 का नाम है मैंगनीज। मैग्नीशियम नहीं लिख देंगे, मैंगनीज ऑक्साइड डाइऑक्साइड। O2 है, अगर MnO रहता तो मैंगनीज ऑक्साइड होता है। MnO2 है तो मैंगनीज, मैंगनीज डाइऑक्साइड ये कैटलिस्ट का काम करता है। तो जब हम लोग पोटासियम क्लोरेट को हीट करेंगे मैंगनीज डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में, जब पोटासियम क्लोरेट को हीट करेंगे मैंगनीज डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा ध्यान से देखिए। जैसे पहला चीज कि हमको इवोल्यूशन ऑफ गैस का फॉर्मेशन करना था, तो यहाँ पे O3 है। तो जब O3 है तो O3 स्टेबल नहीं है, हमको गैस चाहिए और हमको पता है कि O2 गैस है। तो पहले आप यहाँ से O2 गैस को निकाल लीजिए ना। तो जब O2 गैस को निकाल लीजिएगा तो ये जनरली क्या बच गया KCl। अब सोचिएगा कि यहाँ पे एक O बचा, तो इसको हम लोग बैलेंस कर देंगे क्योंकि कंपाउंड ये स्टेबल बनना चाहिए। ये आपका जो भी हो यहाँ पे कंपाउंड स्टेबल बनना चाहिए और आपका रिएक्शन भी हर एक में प्रोसीड होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे एक ये स्टेबल कंपाउंड बन गया ना KCl, और जब O3 है तो स्टेबल फॉर्म क्या हो गया O2। यानी O2 के पास ये एरो नहीं दिए, आप यहाँ पे एरो दे दीजिएगा इवोल्यूशन ऑफ गैस वाला, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसको बैलेंस कर दीजिए। आप कहिएगा सर O कुछ ज्यादा था कम था, तो इस KCl O3 के पहले 2 लगाइए। जहां पे 3 है वहां पे 2, जहां पे 2 है वहां पे 3। तो यहाँ पे 3 है तो अगर पूरे में यहाँ पे 2 लग गया, अगर यहाँ पे 3 है तो पूरे में अगर 2 लग गया तो Kb2Cl तो यहाँ पे भी 2 लगा दीजिए Kb2Cl। और O कितना हो गया 3 2 जा 6। O कितना हो गया 3 2 जा 6, यानी इक्वेशन क्या हो गया बैलेंस्ड हो गया। यानी कह सकते हैं कि जब पोटासियम क्लोरेट के मिक्सचर को अगर हम लोग हीट करते हैं तो पोटासियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन होगा। इसमें MnO2 जो है वो कैटलिस्ट का काम करता है और इसी मेथड का यूज करके, हाँ हिमांशु, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही है जिसमें थर्मल डिकम्पोजिशन इसको बोलेंगे क्योंकि हीट कैटलिस्ट में आगे हम लोग ये पढ़ाई करेंगे। तो इस मेथड का यूज करके हम लोग लेबोरेटरी में ऑक्सीजन का प्रिपरेशन करते हैं। यही वो रिएक्शन है जिसका यूज करके हम लोग लेबोरेटरी में ऑक्सीजन का प्रिपरेशन करते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बना क्या कि जब हम लोग पोटासियम क्लोरेट के मिक्सचर को हीट करते हैं, जब हम लोग पोटासियम क्लोरेट के मिक्सचर को हीट करते हैं, ध्यान से देखिए फिर बताया जा रहा है। जब हम लोग पोटासियम क्लोरेट के मिक्सचर को हीट कर रहे हैं तो पोटासियम क्लोरेट का फॉर्मूला क्या हो गया KClO3, क्योंकि K का वैलेंसी 1 ClO3 का वैलेंसी 1, तो ये पोटासियम क्लोरेट हो गया। इसको हम लोग हीट कर रहे हैं किस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस चाहिए तो O3 स्टेबल फॉर्म नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे एक गैस का फॉर्मेशन कर दिए क्या O2। O2 तो गैस हो गया, तो ये इवोल्यूशन ऑफ गैस का साइन भी दे दिए। अब जब O2 यहाँ से निकल गया तो क्या बच गया KClO। तो KClO तो कंपाउंड नहीं है तो O वाला छोड़ देंगे, लिख देंगे KCl जो स्टेबल कंपाउंड है उसको लिख देंगे। अब O कहीं ज्यादा था कहीं कम था तो इक्वेशन को लिख के बैलेंस कर देंगे तो सब मैनेज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर 2 लगाएंगे तो Kb2Clb2 हो गया, यहाँ पे भी 2 लगा देंगे Kb2Clb2।
ओ कितना है 3 टू जा 6, ओ कितना है 3 टू जा 6। क्लियर है? अब समझ में आया? चलिए इसको उतारिए जल्दी, पहले यहां से उतारिए विन मिक्सचर। और कोई अगर पूछेगा कि वह कौन सा रिएक्शन है जिसके चलते लेबोरेटरी में ऑक्सीजन गैस का प्रिपरेशन किया जाता है, यही बोलोगे आप लोग। उतारो पहले इसको। जल्दी लिखेंगे। ओके, चलिए प्रांजल का हो गया, बाकी लोग लिखे। चलिए अपेक्षा का हो गया, दीपक का हो गया, हिमांशु का हो गया। लॉकडाउन में फास्ट लिखने का तरीका डेवलप कर लो, प्रीति का हो गया। निकिता का हो गया। चलिए अच्छी बात। आगे हम लोग करेंगे, ये खत्म हो गया टॉपिक इवोल्यूशन ऑफ गैस, किसी को तो कोई दिक्कत नहीं। हमने 3 ट्रेंड लेके चला, ट्रेंड बहुत सारा है, रिएक्शन भी बहुत सारा है, लेकिन इतना रिएक्शन काफी हो गया। ठीक है, कम से कम 12-15 रिएक्शन हम लोग सीखे, आप लोग और भी रिएक्शन को डेवलप कर सकते हैं जैसा मैंने तरीका आपको बताया। ठीक है, कोई आपसे पूछेगा इवोल्यूशन ऑफ गैस क्या है, तो आप उसको समझा दोगे, 2-3 रिएक्शन बोल दोगे, काफी है। ठीक है, अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे चेंज इन कलर। देखिए बाबू, कुछ ऐसा रिएक्शन होता है जो आपको रटना पड़ेगा। केमिस्ट्री में दोनों काम, रटना प्लस समझना, तब केमिस्ट्री का हीरो बनोगे। तो ये वाला रिएक्शन कुछ उसी प्रकार का है। इसमें ये जैसे एक्सपेरिमेंट जो हम आपके सामने लिए हैं, ये एक्सपेरिमेंट आपका एक्सपेरिमेंटल फॉर्म में था, बस इसको समझ लेना है कि जब हम लोग रेड लीड ऑक्साइड, अब जैसे आप कहिएगा सर पीबी का वैलेंसी 2 होता है, ओ का 2 होता है, 2 कट के आपने 3-4 कहां से लिख दिया? तो ऐसा नेचर में पाया जाता ही है। तो जब हम लोग रेड लीड ऑक्साइड को हीट करेंगे, हीट अगर बोलते हैं, चाहे कोई भी अगर टर्म बोलते हैं तो कैटलिस्ट के रूप में आता है। तो जब हम लोग रेड लीड ऑक्साइड, यानी ये जो Pb3O4 है, इसका नाम ही है रेड लीड ऑक्साइड। तो जब ये रेड लीड ऑक्साइड को हम लोग हीट करते हैं, जब हम लोग रेड लीड ऑक्साइड को हीट करते हैं, तो हीट करने के बाद ऐसा एक्सपेरिमेंट करके देखा गया था कि ये रेड लीड ऑक्साइड कन्वर्ट हो जाता है किस में? येलो लीड ऑक्साइड में, प्लस O2 गैस का फॉर्मेशन कर देता है। इवोल्यूशन ऑफ गैस में भी ये चलेगा क्योंकि O2 गैस मिल गया। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ना कि व्हेन रेड लीड ऑक्साइड इज हीटेड,
इन द प्रेजेंस ऑफ हीट टू फॉर्म येलो लीड ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस इज रिलीज्ड। तो यहाँ पे था, अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे कौन सा कलर का फॉर्मेशन था, रेड था। यहाँ पे आपका कौन सा ये था, ये आपका रेड कलर का था, ठीक है। और जब हीट किए तो नेचर में देखे तो ये कौन सा कलर का हो गया, येलो कलर का हो गया। कंपाउंड का फॉर्मूला नेम याद कर लेंगे। तो ये कहीं ना कहीं इस रिएक्शन को फॉलो कर रहा है क्या, चेंज इन कलर को, क्योंकि पहले रेड था अब क्या हो गया, येलो। तो कुछ गिना चुना ही एग्जाम्पल होता है जिसको याद कर लेंगे। अब कहिएगा कि सर किसी में 3 है, किसी में 4 है, 2 है। देखिए हालांकि जो भी आप लोग केमिकल रिएक्शन लिखते हैं, ऑक्सीजन रिलीज होगा कि ऑब्जर्व। चलिए अच्छा क्वेश्चन। ऑक्सीजन यहाँ पे आपका रिलीज होगा, उड़ जाएगा, ठीक है। इवॉल्व होगा। इवॉल्व का मतलब उड़ना, इनवॉल्व का मतलब रह जाना। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन, एक इंपॉर्टेंट बात है कि कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन हम लोग करते हैं तो उसमें रिएक्टेंट में जो भी एटम होता है उतना ही एटम आपका प्रोडक्ट में भी होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे करते क्या है कि एक टॉपिक आप लोग पढ़िएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हालांकि वो 9 ही 10 तक सही है, क्योंकि आने वाले समय में मास को एनर्जी में तोड़ दिया गया है और एनर्जी को मास में, जो आइंस्टीन मास थ्योरी E इक्वल टू mc² पे दिया गया। लेकिन 10 तक तो आप लोग को एकदम अडिग रहना होगा कि नहीं, हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेंगे। यानी द टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज और रिएक्शन। कोई भी फिजिकल और केमिकल चेंज होता है या कोई भी केमिकल या फिजिकल रिएक्शन होता है तो नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड का इक्वल होना चाहिए। ये कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, या किसी भी केमिकल रिएक्शन में। तो चलिए यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग करेंगे कैसे। Pb3O4 है, तो मैंने एक सिंपल चीज बता रखा है कि उसको चेक कर लीजिएगा, जहाँ 3 है वहां पे क्या लगा दीजिए 2। तो जैसे यहाँ पे 2 लगाइएगा तो Pb कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 अब 4 2 जा 8। तो Pb 6 हो गया, तो कोई उपाय नहीं है, Pb के पहले क्या लगा दीजिए 6। तो जैसे ही 6 लगाइएगा तो Pb तो 6 हो गया, O भी 6 हो गया, और यहाँ पे O2 है तो O6 प्लस 2 8 हो गया, Pb6। इक्वेशन विल बी कंप्लीटली बैलेंस्ड। तो ये रिएक्शन चेंज इन कलर का, आप लोग इसको याद रखेंगे। लिखिए जल्दी से। क्लियर है सबको। प्रांजल आपका समझ में आ गया। ओके, बाकी लोग लिखेंगे। टॉपिक था चेंज इन कलर, हो गया। ठीक है हिमांशु। हाँ दीपक, MnO2 को मैंगनीज डाइऑक्साइड बोलते हैं। MnO2 को मैंगनीज डाइऑक्साइड, और जो भी टर्म बोल रहे हैं उसको याद रखिएगा। MnO2 को मैंगनीज डाइऑक्साइड। और एक मैंने एक चीज और बोल रखा कि जैसे यहाँ पे Pb3O4 है, तो Pb3O4 के पहले 2 है, यानी इस 2 को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टाइयोचियोमेट्रिक कॉफिशिएंट। स्टाइयोचियोमेट्रिक कॉफिशिएंट, या फिर बोलेंगे कि 2 मोल ऑफ रेड लीड ऑक्साइड, इसको बोलेंगे 6 मोल ऑफ येलो लीड ऑक्साइड। कुछ नहीं है तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। या ऑक्सीजन का स्टाइयोचियोमेट्रिक कॉफिशिएंट 1 है। दीपक आपको क्लियर हो गया। मैंगनीज डाई ऑक्साइड।
ओके। हाँ, हिमांशु का क्वेश्चन आया। हाँ, कि सर हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा कलर का फॉर्मेशन हुआ। मैंने, हिमांशु, पहले भी ये बात बोल रखा कि कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट होता है, नेचर से हमको ये दिया ही गया कि इस कलर में होता है। अगर आपके पास कभी रेड लीड ऑक्साइड मिलता है तो आप उसको हीट कीजिएगा तो ये येलो आएगा। ये एक्सपेरिमेंटल ही है, इसको आपको याद ही करना पड़ेगा। वैसे कुछ कोशिश किया जा रहा है कि कलर वाला रिएक्शन को थोड़ा हम लोग दूसरे ढंग से उसको इजी बनाए, लेकिन अभी तो उसका कोई उपाय नहीं है, उसको आप याद ही कर लो। ये एक्सपेरिमेंटल है, नेचर में ऐसा होता है तो मैंने लिख दिया और आपको याद करने के लिए बोल दिया, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछेगा तब बोलिएगा कि रेड लीड ऑक्साइड को आप हीट कीजिए येलो ही मिलेगा, मैंने करके देखा। हो गया। चलिए निकिता, अच्छी बात है, समझ में आ रही है सबको। बाकी लोग रिप्लाई कीजिए। सेतु, ओके। प्रीति, ठीक है। अपेक्षा हो गया। दीपक हो गया। प्रांजल का, हिमांशु का, बाकी लोग का रिप्लाई। प्रांजल का हो गया। हिमांशु आपका रिप्लाई हो गया। चलिए, क्लियर है सबको। अगला हम लोग बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। देखिए, कोई बात नहीं है दीपक, टाइम मेरे हाथ में है, हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। चलिए, अब टाइम एक्सटेंड आपको दिखा रहा है 35 मिनट। देखिए, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट का मतलब क्या होगा। जैसे इवोल्यूशन का मतलब उड़ जाना था, ठीक है। उसी प्रकार से अगर प्रिसिपिटेट का हम लोग बात करेंगे तो प्रिसिपिटेट का मतलब होता है रह जाना, बच जाना, ठीक है। जैसे खाना खाते हो कुछ थाली में बच जाता है तो उसको हम लोग बोल सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, यानी जो बच गया। उसका साइन हम लोग ऐसे देते हैं, जहां पे फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट है वहां पे एरो जो होगा वो नीचे की ओर होता है, ऐसे बोल सकते हो। ये वाला जो साइन है आपका, एरो जो नीचे वाला होता है, उसी को बोलते हैं क्या, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। ये होगा कैसे, इसको समझिएगा। देखिए, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, इस रिएक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट बात क्या है उसको पहले समझिए। देखिए, हमने यहाँ पे एकवा करके लिखा, तो आपको तो पहले ये पता होना चाहिए ना कि ये एकवा होता क्या है। एकवा का मतलब एकवास फॉर्म, घुला हुआ फॉर्म, सॉल्युबल फॉर्म। मान लिया जाए आपके, आपको हमने सोडियम क्लोराइड दिया NaCl, जिसको कॉमन साल्ट या टेबल साल्ट के भी नाम से जानते हैं। तो जब हम आपको सोडियम क्लोराइड दिए और बोले कि सोडियम क्लोराइड को आप लोग वाटर में डिसॉल्व कर लीजिए, तो जैसे पानी में नमक को डालिएगा तो कंप्लीटली घुल जाएगा, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। अगर जहां पे हम लोग एक्वा सॉल्यूशन बात करते हैं, यानी उस कंपाउंड को वाटर में क्या किए हैं, डिसॉल्व किए हैं। तो मान लिया जाए कि दो ठो हम लोग एक्वा सॉल्यूशन वाला कंपाउंड लेंगे, इसमें भी कुछ गिना चुना ही कंपाउंड होता है, इसको भी याद करना है। तो मान लिया जाए कि हम लोग कोई भी
दो ठो एक्वास कंपाउंड लेंगे, ठीक है। अगर किसी को नहीं समझ में आता है, मान लो कि अगर किसी को बताना है तो कैसा भी कंपाउंड लेके उसको एक्वास बोल दो, लेकिन अगर वो बंदा समझने वाला है तो फिर तो वहां पे फंस जाओगे, और नहीं तो फिर याद कर लो। तो दो एक्वास लेंगे, ठीक है। ये आपका एक कंपाउंड है, सॉल्यूशन है, ये एक्वास वाटर में डिजोल्व हो गया, ये भी कंपाउंड है, सॉल्यूशन ही एक्वास वाटर में डिजोल्व हो गया। अगर ये रिएक्शन होता है तो पहला वाला देखिए, इस Ag के ऊपर प्लस, NO3 के ऊपर माइनस, Na के ऊपर प्लस, Cl के ऊपर माइनस, इसमें सबके प्लस, सबके पास तो -1 ही है। तो ये Ag अट्रैक्ट करेगा किसको? Cl को। तो पहले लिख दीजिए AgCl, क्योंकि Ag का भी वैलेंसी 1, Cl का भी 1, वैलेंसी वाली साइड में चेक कर लेंगे। अब बच गया NaNO3, जिसमें Na के ऊपर प्लस, NO3 के ऊपर माइनस, तो ये हो गया NaNO3। तो जब ऐसा रिएक्शन करते हैं तो ये जो फर्स्ट वाला आता है वो प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन करता है। यानी पहला वाला मतलब सिल्वर क्लोराइड जो होगा वो आपका तल पे, यानी जो भी बीकर में एक्सपेरिमेंट करोगे तो तल पे आपका ये बैठ जाएगा सिल्वर क्लोराइड, और सोडियम नाइट्रेट आपका घुल जाएगा। यानी देखिए इन तीनों में देखिएगा तो ये तीनों एकवास फॉर्म में है, ये भी एकवास फॉर्म में है, ये भी एकवास फॉर्म में है, लेकिन ये जो है वो किस फॉर्म में? प्रिसिपिटेट के फॉर्म में। यानी ये आपका रह गया, यही होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। यानी हमने यहाँ पे क्या लिखा कि अगर हम लोग सिल्वर नाइट्रेट का एक्वा सॉल्यूशन लेते हैं, फिर सोडियम क्लोराइड का एक्वा सॉल्यूशन लेते हैं, तो रिएक्शन होने के बाद इनसॉल्युबल मिलता है। रिएक्शन होने के बाद इनसॉल्युबल मिलता है क्या? सोडियम क्लोराइड। तो ये हो गया इनसॉल्युबल, जो फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट पहले लिखेंगे, और फिर बाद वाला जो भी होगा वो किस फॉर्म में होगा? एक्वास। तभी तो पता चलेगा कि क्या रह गया है। तो फॉर्मेशन होगा सोडियम नाइट्रेट का। तो ये लैंग्वेज लिखवाएं, फिर उसका रिएक्शन। इसका लैंग्वेज आप लोग कैसे लिखोगे? समझो। क्वेश्चन कैसे देगा कि आप वैसा कंपाउंड का नाम बताओ जो व्हाइट प्रिसिपिटेट होता है, तो बेरियम सल्फेट, ये रिएक्शन लिखना होगा। हम लोग आगे देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन आता है, अभी टेंशन नहीं लेना है। इसको हम लोग लिखेंगे कैसे? वेन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट रिएक्ट विथ बेरियम, रिएक्ट विथ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ हीट भी बोल सकते हो। टू फॉर्म, टू फॉर्म, इसमें देखिए इसमें पहले Ba अट्रैक्ट करेगा, यानी Ba किसको करेगा? SO4 को। हालांकि सब में पहला ही करता है, लेकिन इसमें Ba करेगा, ठीक है। तो आप लोग कीजिएगा क्या ना, कि Ba वाला को पहले लिख दीजिएगा, ताकि पहला वाला सही रहता है, ठीक है। BaCl2 को पहले, Na2SO4 को बाद में। तो यहाँ पे क्या लिखिएगा? देखिए ध्यान से आप लोग लिखिएगा कैसे कि व्हेन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विथ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो बेरियम रिएक्ट करेगा SO4 को, तो बन जाएगा BaSO4, और यहाँ पे Na और Cl मिला के बन जाएगा NaCl, क्योंकि Na और Cl का बैलेंस भाई चेक कीजिएगा तो NaCl। तो ये भी एक्वास, ये भी एक्वास, ये भी एक्वास, लेकिन ये जो बनेगा बेरियम सल्फेट वो किस फॉर्म में बनेगा? व्हाइट प्रिसिपिटेट के फॉर्म में। तो सबसे पहले ये लिखिए इसका रिएक्शन और इसका लैंग्वेज। तो सबसे पहले लैंग्वेज में बेरियम क्लोराइड को पहले, इसको बाद में, फिर रिएक्शन लिख लीजिए, ठीक है। चलिए इसको किए जल्दी से सब। ओके हिमांशु। AgCl बस प्रिस, ठीक है। इसका कलर का कोई नेमिंग वैसे दिया नहीं है, बस फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट वैसे ब्लैक ब्राउन में आता है। ओके।
ये वाला लिखने के बाद आप लोग खुद से लैंग्वेज लिखेंगे। लैंग्वेज में सबसे पहले ये वाला पार्ट को इधर, ये वाला पार्ट को इधर। तो व्हेन aqueous solution of barium chloride react with aqueous solution of sodium sulfate in the presence of heat to form barium sulfate, ये वैसे ही रहेगा। barium sulfate, white precipitate and sodium chloride soluble is obtained। थोड़ा सा किसी को लिखने में दिक्कत होगा तो ध्यान से देखिए। when aqueous solution of barium chloride, when aqueous solution of barium chloride react with aqueous solution of sodium sulfate, react with aqueous solution of sodium sulfate in the presence of heat to form insoluble, क्योंकि बेरियम सल्फेट सॉल्युबल थोड़ी है, टू फॉर्म इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट इज ऑब्टेन्ड, ब्रैकेट में वाइट पीपीटी, insoluble barium sulfate is obtained and soluble sodium chloride is formed, soluble sodium chloride is formed। जल्दी से रिएक्शन उतारेंगे। ओके हिमांशु, बाकी लोग को लिख लेने दिया जाए। ओके अपेक्षा, जो भी नया नया टर्म आ रहा है उसको लिखते चलेंगे, क्योंकि अभी काफी कुछ सीखना है। ओके प्रीति, दीपक का भी हो गया, प्रांजल का हो गया, सेतु, निकिता, ये सब का भी नहीं आया है। हाँ अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे फिर एक अपेक्षा का। जैसे अपेक्षा का मानना है कि सर एक्वास एंड डाइल्यूट में डिफरेंसेस क्या है। देखिए एक्वास में फिक्स है कि वाटर ही होगा और डाइल्यूट में वाटर भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। और डाइल्यूट का मतलब होता है पूरा पतला कर देना, और एक्वास का मतलब पूरा पतला नहीं, उससे थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड गाढ़ा होता है। तो दोनों में डिफरेंस फिर से समझिए। एक्वास में घुलाने के लिए वाटर ही होगा, डाइल्यूट में घुलाने के लिए वाटर या बेंजीन या फिर ईथर ईस्टर कुछ भी हो सकता है। एक्वास जो होता है हल्का सा मोटा होता है, डाइल्यूट जो होता है पूरा का पूरा पतला कर देता है। अपेक्षा क्लियर हुआ? ओके अगला हम लोग बात करेंगे चेंज इन फिजिकल स्टेट। सेतु आपने लिख रखा? देखेंगे आगे हम लोग। चेंज, ओके, चेंज इन फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट का मतलब क्या?
कि मैंने लिया सॉलिड, बन गया गैस, मैंने लिया लिक्विड, बन गया सॉलिड। जैसे दो तीन एग्जांपल पहले समझा देते हैं। आपने नाइन्थ क्लास में पढ़ रखा होगा सब्लिमेशन प्रोसेस। सब्लिमेशन प्रोसेस का एग्जांपल से समझाते हैं। कपूर, कपूर रहता है किस फॉर्म में? सॉलिड के फॉर्म में। आप उसको जलाते हो तो डायरेक्ट वो बन जाता है किसके फॉर्म में? गैस के फॉर्म में। तो आखिर कपूर रिएक्ट तो कर रहा है ना जलने के लिए, किससे? ऑक्सीजन से। कैटलिस्ट में हीट हो गया और बन जा रहा है गैसियस फॉर्म में। तो पहले था सॉलिड, बन गया गैस, यानी चेंज इन फिजिकल स्टेट हो गया इसमें। यह एक, ये वाला रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इसमें समझने वाली बात होती है। जैसे H2 एक ऐसा गैस है जो फ्लेमेबल है, जो जलता है, तेजी से जलता है, तो इसको हम लोग फ्लेमेबल गैस बोलते हैं। और इस गैस को जलाने में मदद कौन करेगा? किसी चीज को जलाने में मदद कौन करता है? ऑक्सीजन। आगे बात करेंगे। ऑक्सीजन का तीन फॉर्म, एक होता है लिमिटेड, एक होता है सफिस, एक होता है लिमिटेड, एक होता है। लिमिटेड का मतलब CO2 भी दे सकता है, CO भी दे सकता है। एक्सेस का मतलब CO2 देगा, और इनसफिशियंट का मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड देगा। कार्बन मोनोऑक्साइड इन्वायरमेंट के लिए डेंजर है, कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है। तो यहाँ पे जनरली O2 हम लोग लिमिटेड ही लेके चलते हैं। sufficient होता है तो ब्रैकेट में लिए एक हो जाता है। तो देखिए, हाइड्रोजन गैस आपका फ्लेम में जलता है, और कोई भी चीज को जलाने में मदद कौन करेगा? ऑक्सीजन। ये भी गैस के फॉर्म में, ये भी गैस के फॉर्म में, और ये दोनों मिला के एक ऐसा कंपाउंड बनाता है, देता है। यानी ये दोनों जलने का काम कर रहा था, और दोनों के चलते एक ऐसा चीज बन गया जो आग को क्या कर दिया? बुझा दिया। वाटर। तो ये आपका गैसियस फॉर्म में था, ये भी आपका गैसियस फॉर्म में था, लेकिन ये दोनों बना के किस फॉर्म का फॉर्मेशन कर दिया? लिक्विड फॉर्म का। इसका मतलब क्या होता है? जैसे आप लोग से अगर कोई पूछ दे, इसका मतलब ये वाला पार्ट, ज्यादा दूर पहुंच गया हम लोग, ये वाला पार्ट का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। लिख सकते हो डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि जितने देरी में ये दोनों बन के जितने देरी में H2O बनाता है, टूट के उतना ही देरी में H2 प्लस O2 का फॉर्मेशन करता है। और ये रिएक्शन इलेक्ट्रिक स्पार्क, इलेक्ट्रिक स्पार्क का मतलब क्या? जैसे नेचर में बिजली कड़कता है, घटना, ये सब। स्पार्क का मतलब तितकी। ये सब इलेक्ट्रिक स्पार्क हम लोग देंगे हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस में, जो नेचर में भी लगातार होता है, बादल जब कड़कता है तो। और ये जनरली क्या, अगर ये रिएक्शन बनाना होगा तो हम लोग किस पे करेंगे? रूंगे। तो ये H2O का फॉर्मेशन होगा, ये कैटलिस्ट हुआ। तो लिखे थे क्या? यहाँ पे ए है, ए के पहले आप लोग वेन जोड़ दीजिएगा। यानी वेन ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस रिएक्ट टू ईच अदर इन द प्रेजेंस ऑफ, कैटलिस्ट जहां से शुरू होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक स्पार्क, रूम टेम्परेचर पे। टेम्परेचर में TUR है, यहाँ पे क्या लगा देना है? ई। रूम टेम्परेचर ए लिक्विड वाटर इज ऑब्टेन्ड। तो ये चेंज इन फिजिकल स्टेट हुआ, क्योंकि था पहले गैस, बन गया आपका लिक्विड। ठीक है, तो चलिए रिएक्शन को लिखे।
हो गया। देखिए हिमांशु, H2 जो है गैसियस फॉर्म में है, ऑक्सीजन जो है वो गैसियस फॉर्म है। और गैसियस को हम लोग मिलाते हैं, जनरली रूम टेम्परेचर पे इलेक्ट्रिक स्पार्क देते हैं, तो ये फॉर्मेशन करेगा H और O। क्या बनाएगा, सिंपली अगर आप बनाओगे तो H और O लेना, H का 1 O का 2 वैलेंसी मिलाओगे तो क्या बन जाएगा, H2O। तो वाटर किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में। और इसको बनाने में कैटलिस्ट मदद कौन करता है, इलेक्ट्रिक स्पार्क रूम टेम्परेचर। और इसका मतलब है डायनेमिक इक्विलिब्रियम, यानी जितने देर में फॉरवर्ड रिएक्शन होगा उतना ही टाइम में बैकवर्ड रिएक्शन होता है। हिमांशु क्लियर हो गया? ओके। चलिए तो हम रिएक्शन को आज के क्लास में चार रिएक्शन क्या क्या देखे हैं? चार रिएक्शन हम लोगों ने क्या क्या देखा? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में पहला इवोल्यूशन ऑफ गैस देखे, ठीक है। दूसरा हम लोग फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट देखे। तीसरा चेंज इन कलर। चौथा चेंज इन फिजिकल स्टेट। एक और आपका रह गया, बात करेंगे चेंज इन एनर्जी या चेंज इन टेम्परेचर या एनर्जी चेंज ड्यू टू टेम्परेचर। तो टॉपिक डाल लीजिए पांचवा, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज चेंज इन, हो गया। फॉलो, अगले फॉलो टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन। इट फॉलो टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन। इट फॉलो टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन। इट फॉलो टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन। एक नंबर लिखेंगे थर्मिक रिएक्शन। एक नंबर देख के एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हाँ फिर से सुनिए, इट फॉलो टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन। इट फॉलो टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन। एक नंबर देके एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक नंबर देके एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सेकेंड नंबर इंडोथर्मिक रिएक्शन। एक नंबर देके एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सेकेंड नंबर इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इसमें करेंगे एक्सोथर्मिक। एक्सो का मतलब होता है निकलना, थर्मिक का मतलब हीट, यानी जिस रिएक्शन में हीट निकल जाए उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक में इंडो का मतलब होता है रह जाना, थर्मिक का मतलब यानी जिस रिएक्शन में हीट रह जाए उसको बोलेंगे इंडोथर्मिक। सोचिएगा जैसे एक्सो होगा बाहर निकलेगा तो एटमॉस्फेयर में गर्मी लगेगा, यानी वहां पे हीटिंग इफेक्ट होगा। अगर इंडोथर्मिक होगा
सारा का सारा हीट रह जाएगा अंदर, तो एटमॉस्फेयर में ठंडा होगा, इसके चलते कूलिंग इफेक्ट होगा। तो कौन सा रिएक्शन कूलिंग इफेक्ट को फॉलो करता है? तो इसका राइट आंसर होगा इंडोथर्मिक, क्योंकि जितना भी हीट होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, तो हमारा एटमॉस्फेयर ठंडा रहता है। तो कूलिंग इफेक्ट को इंडोथर्मिक प्रोसेस फॉलो करता है। जहां से आज आप लोगों ने लॉन्च बटन किया है क्लासेस लाइव के लिए, वही देखिएगा तो बगल में, एक दो बगल में आएगा आपका असाइनमेंट का बटन, या आज शाम में भी देखिएगा तो असाइनमेंट का उसमें बटन आएगा। तो असाइनमेंट में आपको होमवर्क दे दिया जाएगा, ठीक है? आप होमवर्क बना के फोटो खींच के अपलोडेड असाइनमेंट में कर दीजिए, हम यहाँ पे check out कर लें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओके, किसी को कोई दिक्कत? एक बार फिर सर, चलिए निकिता सुनिए। लाइव क्लासेस के लिए उसी के बगल, वहां पे एक बटन होगा असाइनमेंट का। तो असाइनमेंट में करना क्या है आपको, जो भी, अगर हम लोग यहाँ से होमवर्क देंगे, असाइनमेंट देंगे, वो असाइनमेंट लिख करके देख सकते हैं, और फिर देख के होमवर्क बना के फिर फोटो खींच के वहां पे अपलोड कर दीजिएगा, तो हम यहाँ पे चेक कर लेंगे। यानी होमवर्क आप लोग को असाइनमेंट में मिल जाएगा, आप लोग देख सकते हैं सामने से। ठीक है, और कल से एमसीक्यू का हम लोग, तो किसी को दिक्कत नहीं है तो पूछ सकते हैं। ओके हिमांशु, किसी को कोई दिक्कत? ओके बाय। ओके बाय, टेक केयर, ज्यादा ध्यान रखिए कोविड 19 से, घर पे रहिए। ओके बाय।